चलिए एक और एग्जांपल ले रहे हैं हम इसी में, रेट ऑफ मेजर में। इसमें देखिए हमें क्या मेंशन किया हुआ है, एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एक्स डिक्रीज कर रही है किस रेट के साथ, 2 सेंटीमीटर पर सेकंड, और जो उसकी विड्थ है वाई वो इंक्रीज कर रही है, और किस रेट के साथ इंक्रीज कर रही है, 3 सेंटीमीटर पर सेकंड। मतलब इस केस में यहाँ पे जो हमारे पास रेक्टेंगल है उसकी लेंथ और ब्रेड्थ इंडिपेंडेंटली एक दूसरे से बिल्कुल इंडिपेंडेंटली अपने इंक्रीज या डिक्रीज कर रही है। मतलब एक्स के ऊपर वाई का और वाई से एक्स का कोई आपस में लेना देना नहीं है। इंक्रीज जब एक्स करेगा तो उससे वाई को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है, वाई अपने रेंडमली इंक्रीज कर रहा है, सॉरी इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड, और एक्स डिक्रीज कर रहा है। तो यहाँ पे ये बता रखा है कि डी एक्स बाई डी टी ये दिया हुआ है -2 सेंटीमीटर पर सेकेंड, माइनस इसलिए लिया क्योंकि यहाँ पे ये डिक्रीज कर रहा है। और डी वाई बाई डी टी ये हमें दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर पर सेकेंड। क्लियर? मगर इन दोनों का आपस में कोई एक दूसरे से कनेक्शन नहीं है। मतलब एक्स में अगर इतना चेंज हो रहा है तो वाई में कितना होगा, ये इस तरह से आपस में कनेक्टेड नहीं है। ठीक है, मगर हमें जो पूछा गया है पेरीमीटर या एरिया, वो एक्स और वाई के साथ कनेक्टेड है। मतलब जो पेरीमीटर है हमें पता है रेक्टेंगल के केस में 2 टाइम्स लेंथ इनटू ब्रेड्थ, यानी कि 2 टाइम्स एक्स प्लस वाई होता है। अब यहाँ पे जो पीछे जो हमने क्वेश्चन किए और ये वाला जो एग्जांपल है, इसमें दोनों में बहुत डिफरेंस है। यहाँ पर जो पेरीमीटर है हमारा पी, वो डिपेंड कर रहा है, उसके अंदर चेंज आएगा जब एक्स और वाई में चेंज आएगा। मगर एक्स और वाई जो है वो दोनों आपस में इंडिपेंडेंट है। क्या मतलब है, इस बात को जरा समझिए जरा। हमारे पास यहाँ पे जो मैं बात बोलना चाह रहा हूँ उसमें यह है कि अगर y इज इक्वल टू एफ एक्स दिया होता है तो इसका मतलब होता है कि y डिपेंडेंट वेरिएबल है, x इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, y x के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अगर हम यहाँ से dy बाई डी एक्स लिखते हैं तो dy बाई डी एक्स को हम लिख देते थे f डैश x, मतलब y का डेरिवेटिव विद रेट ऑफ चेंज y का विद रिस्पेक्ट टू x से डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x ही होता था। अगर हमने सर्कल वाला एग्जांपल लिया उसमें जो एरिया है वो पाई आर स्क्वायर होता है। इसमें एरिया जो है वो आर के ऊपर डिपेंड कर रहा है। मतलब यहाँ एरिया इज ए फंक्शन ऑफ आर, आप इसको इस तरह से बोल सकते हो जैसे एफ ऑफ एक्स होता है वैसे ए ऑफ आर है, पाई आर स्क्वायर। मगर यहाँ पर जो एरिया है वो सिर्फ और सिर्फ आर के ऊपर डिपेंडेंट है। आर अकेला एक ही इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, जैसे यहाँ एक्स एक अकेला इंडिपेंडेंट वेरिएबल था। इस केस में डेरिवेटिव सीधा सीधा हो जाता है, जैसे डी ए बाई डी आर करना है तो हम इसको लिख देते थे 2 पाई आर। हमने अगर आर के रिस्पेक्ट किया, अगर आप इसको टी के रिस्पेक्ट करना चाहो जैसे इसमें भी, अगर आप डी वाई बाई डी टी करना चाहो तो भी कर सकते हो। पहले एफ डैश एक्स करेंगे, एफ का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, फिर डी एक्स बाई डी टी। उसी तरह से यहाँ पर भी अगर मुझे डी ए बाई डी टी करना है तो पहले तो मैं इसका विद रिस्पेक्ट टू आर डेरिवेटिव करूंगा जो कि होगा पाई आर स्क्वायर, फिर उसके बाद डी आर बाई डी टी। मगर ये कहानी है जब एक डिपेंडेंट और एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो। बट एक कहानी और है जो अब इस क्वेश्चन में आएगी, वो ये है कि जब हमारा फंक्शन एफ वो दो या दो से ज्यादा फंक्शन के ऊपर डिपेंड करे। मान लो z को मैं फंक्शन ऑफ x एंड y लिख रहा हूँ, जिसमें x और y दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल है। z जो है वो x और y दोनों पे डिपेंड करता है। अगर z डिपेंड करता है x और y दोनों पे तो इस केस में थोड़ा डेरिवेटिव का रूल जो है वो चेंज हो जाता है। ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का कॉन्सेप्ट है। जब हमारा एक फंक्शन दो या दो से ज्यादा वेरिएबल पे डिपेंड करे उसके केस में डेरिवेटिव करने के लिए जो रूल होता है, जैसे मुझे यहाँ z का डेरिवेटिव करना है किसी भी तीसरे वेरिएबल के रिस्पेक्ट, सपोज मुझे z का डेरिवेटिव t के रिस्पेक्ट करना है, dz बाई dt फाइंड आउट करना है मुझे। तो इसके लिए रूल होता है, पहले इसमें f का डेरिवेटिव किया जाएगा विद रिस्पेक्ट टू x, मगर वो पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू x। मतलब जब f पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा x के रिस्पेक्ट तो y कांस्टेंट माना जाएगा, फिर dx बाई dt प्लस, अगर ये दो का वेरिएबल है तो पहले जैसे आपने x के रिस्पेक्ट कर लिया, अब उसी तरह से y के पार्शियल डेरिवेटिव f का विद रिस्पेक्ट टू y
जब y के रिस्पेक्ट पार्शियल डेरिवेटिव करेंगे तो हमारा x जो है वो कांस्टेंट माना जाएगा, साथ में dy बाई dt, ये इसका डेरिवेटिव करने के लिए रूल रहता है। अगर यहाँ पे यही फंक्शन हमारा z तीन वेरिएबल्स का फंक्शन होता, मान लो x y और w का, x y और w तीन इंडिपेंडेंट वेरिएबल है और मुझे बोला जाता dz बाई dt करो, तो यही कहानी जो दो के लिए थी वही तीन के लिए होगी। पहले f का पार्शियल डेरिवेटिव होगा x के रिस्पेक्ट और साथ में dx बाई dt, फिर इसी तरह से पार्शियल डेरिवेटिव होगा f का y के रिस्पेक्ट, फिर dy बाई dt, और तीसरा फंक्शन जो है हमारा वो w है, तो इस केस में पार्शियल डेरिवेटिव ऑफ f विद रिस्पेक्ट टू w, देन dw बाई dt। तो ये हमारे पास रूल होता है जब एक फंक्शन दो से ज्यादा वेरिएबल इंडिपेंडेंट वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करता है। तो यही चीज हमारे पास इस हमारे एग्जांपल में आ रही है। देखिए यहाँ पर जो पेरीमीटर p है वो x और y दोनों पे डिपेंड कर रहे हैं। इसको आप p को ऐसे लिख सकते हो, p इज ए फंक्शन ऑफ x एंड y। p जो है हमारा वो x और y दोनों का फंक्शन है। एरिया को भी देखें तो एरिया जो होगा हमारा वो होगा x इंटू वाई, और ये x और y दोनों आपस में एक दूसरे के ऊपर डिपेंड नहीं कर रहे, ये इंडिपेंडेंट है, तो एरिया भी है x और y दोनों का फंक्शन। अब अगर हमें कहा है कि फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर या फाइंड द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, तो कैसे फाइंड आउट करेंगे? देखिए हमें p जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है x प्लस वाई, तो बाय रूल जो मैंने अभी आपको बताया, मुझे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर फाइंड आउट करना है विद रिस्पेक्ट टू t, तो मैं कैसे करूंगा? पहले मैं पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा p का विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में dx बाई dt, फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव करूंगा मैं विद रिस्पेक्ट टू y, और फिर साथ में dy बाई dt। अब देखिए इसका x प्लस वाई का जब मैं x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव कर रहा हूँ, पार्शियल डेरिवेटिव कर रहा हूँ, तो x का डेरिवेटिव 1 आएगा और y कांस्टेंट माना जाएगा, वो 0 आ जाएगा, और ये dx बाई dt रह जाएगा यहाँ पे अकेला। इसी तरह से dy बाई टी पार्शियल डेरिवेटिव जो p का y के रिस्पेक्ट वो भी करेंगे, तो x का डेरिवेटिव 1 और y का x का डेरिवेटिव 0 और y का 1 आ जाएगा, और साथ में dy बाई dt। देखिए ये दोनों चीजें हमें दे रखी है, हमें बोला गया था x जो है वो डिक्रीज कर रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड से, और y जो है वो इंक्रीज कर रहा है 3 सेंटीमीटर पर सेकंड से। यहाँ पे 2 भी था जो शायद हमने यहाँ पे मिस कर दिया था, इसको सही कर दे। जो पेरीमीटर था यहाँ पर आगे 2 था, तो इस पूरे के साथ यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई करके लिख लेते, तो 2 बाहर ऐसे रहेगा। ये मैंने अभी छोटी सी मिस्टेक कर दी थी, चलो सुधार दिए। तो यहाँ पर dx बाई dt की वैल्यू -2 प्लस और इसकी वैल्यू 3, तो हमारा जो आंसर आ जाएगा dp बाई dt वो आ जाएगा 2 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, यहाँ पे ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में थे, तो ये भी सेंटीमीटर पर सेकेंड में। अब यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा है, तो इसका मतलब ये इंक्रीज कर रहा है, पेरीमीटर जो हमारा है 2 सेंटीमीटर पर सेकंड से इंक्रीज कर रहा है। इसमें x और y नहीं आ रहे, खत्म हो चुके हैं। तो हमें जो बोला था कि रेट ऑफ चेंज ऑफ पेरीमीटर या रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया व्हेन x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5, इसका यहाँ पे कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा, कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पे जो हमारे पास dp अपॉन dt के अंदर है वो x और y खत्म हो चुके हैं। अब इसी तरह से अगर हम एरिया के बारे में बात करें, तो एरिया था हमारा x इंटू वाई, ये भी x और y दोनों पैरामीटर का फंक्शन है, x और y दोनों इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, ये दोनों के ऊपर डिपेंड कर रहा है। अब मुझे अगर रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया फाइंड आउट करना है, तो यहाँ पर भी मैं वही फार्मूला यूज करूंगा। पहले देखिए पार्शियल डेरिवेटिव a का विद रिस्पेक्ट टू x, साथ में dx बाई dt, फिर प्लस पार्शियल डेरिवेटिव a का विद रिस्पेक्ट टू y, और साथ में फिर dy बाई dt। अब यहाँ पे इस पार्शियल डेरिवेटिव का यूज कर देखो, x y का हम अगर x के रिस्पेक्ट डेरिवेटिव करेंगे तो y कांस्टेंट की तरह ट्रीट करोगे, तो y मल्टीप्लाई में है तो एज इट इज पड़ा रहेगा, और x का डेरिवेटिव 1, और साथ में dx बाई dt एज इट इज, और प्लस यहाँ पे पार्शियल डेरिवेटिव a का जब विद रिस्पेक्ट टू y करूंगा तो x कांस्टेंट माना जाएगा, और मल्टीप्लाई में तो एज इट इज, और y का डेरिवेटिव 1, और साथ में यहाँ पे dy बाई dt एज इट इज।
अब देखिए यहाँ पे y और x की टर्म में ये हमें मिल रहा है dA बाई dt, तो हमें dy बाई dt की जो वैल्यू, सॉरी dA बाई dt की वैल्यू अगर हम इसमें सिंपली पूछी जाती, अगर सिर्फ dx बाई dt और dy बाई dt दिया होता तो dx बाई dt की वैल्यू -2 है और dy बाई dt की वैल्यू +3 है, तो ये आ जाएगा। मगर हमें फाइंड आउट करना है इसकी वैल्यू डी एरिया, रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, जब x इज इक्वल टू, चेक करें जरा देखें कितना बोला था इन्होंने, तो हमें बोला गया था जब x इज इक्वल टू 12 एंड y इज इक्वल टू 5 हो, तो चलिए यहाँ पे रख देते x 12/5, कितना मिलेगा यहाँ पे x की वैल्यू 12 और y की वैल्यू 5 रखने पर, तो -10 + 36 दैट इज 26, और ये आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड, क्योंकि एरिया है तो सेंटीमीटर पर स्क्वायर, पेरीमीटर था तो सेंटीमीटर पर सेकंड, अगर यही वॉल्यूम वगैरह होता तो सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड लिखते। तो इस तरह से देखिए यहाँ पे ये एक वेरिएबल, दो इंडिपेंडेंट वेरिएबल थे, तो इस केस में करने का तरीका थोड़ा सा चेंज हुआ। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, ये तो मैंने एग्जाम आपको बताने के लिए जो लिखवाया था वो था। चलिए ये एग्जांपल है, इसमें हमें क्या बोला गया कि वाटर जो है रनिंग इनटू ए कॉनिकल वेसल 15 सेंटीमीटर डीप एंड 5 सेंटीमीटर इन रेडियस एट ए रेट ऑफ 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। क्या चीज दी है जरा देख लेते हैं, नेक्स्ट पेज पे लिख लेता हूं मैं। हमें यहाँ पर ये दिया है कि एक कोन है हमारा, उस कोन की हाइट हमें दे रखी है, ये इस कोन की हाइट मान लेता हूं मैं कैपिटल H, और इस कोन का ये रेडियस कैपिटल R लिख लेते हैं। हमें यहाँ पे इस कोन की हाइट बता रखी है 15 सेंटीमीटर और रेडियस बता रखा है इसमें कितना 5 सेंटीमीटर, ये दो चीजें हमें बता रखी हैं। कह रहे हैं कि इसमें पानी डाल रहे हैं, ठीक है, पानी की टैप ऑन कर दी है, चलिए यहाँ पे ये नल है तो पानी इसमें डाल डाल रहे हैं, और पानी इसमें जो डाल रहे हैं वो किस रेट के साथ डाला जा रहा है जरा देख लेते हैं। ये बता रहे हैं कि पानी इसमें डाला जा रहा है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, देखिए सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, तो इसका मतलब क्या है, ये किसका रेट ऑफ चेंज होना चाहिए, सेंटीमीटर क्यूब है, बट इसमें ये जो हमारे पास सेंटीमीटर क्यूब है तो इससे बिल्कुल क्लियर है कि ये रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम है, मतलब जब इसमें हम पानी डाल रहे हैं वो किस रेट के साथ डाल रहे हैं, 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड के साथ, यानी डी वी बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वॉल्यूम, ये दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, ठीक है। अब ये मान लेते हैं किसी टाइम पे, किसी रैंडम, किसी इंस्टेंटेनियस टाइम टी पे पानी यहाँ तक भरा हुआ है, ठीक है, ये पानी जो भरा हुआ है, वैसे स्टार्टिंग कौन तो पूरा खाली था तभी तो उसमें पानी डाल रहे, तो किसी इंस्टेंट पे पानी यहाँ तक पहुंच गया है, ठीक है, ये कोई जर्नल इंस्टेंटेनियस टाइम टी मान लेते हैं, और इसमें अगर मैं इस पानी का जो रेडियस है वो r मानूं, ये स्मॉल r का मतलब इस पानी का रेडियस, ठीक है, ये वाला, और ये जो हाइट है ये है पानी की हाइट, कोन की हाइट नहीं, वो तो फिक्स है। जो कैपिटल H और कैपिटल R है हमारे, ये कोन का रेडियस और कोन की हाइट है, ये दोनों कांस्टेंट वैल्यू है, जब इसमें पानी भरेगा तो ये चेंज नहीं होंगे, कैपिटल R कैपिटल H तो सेम रहेंगे, मगर पानी का लेवल जैसे जैसे बढ़ेगा तो ये जो हमारे पास H, इसकी हाइट है कोन की, छोटे वाला कोन जो पानी से बना हुआ कोन है ये समझ सकते हैं, और इसका जो कोन का, छोटे वाले कोन का रेडियस जो पानी से बना हुआ कोन है उसका रेडियस, और ये उसकी स्लाइड हाइट L मान लो, ये तीनों चीजें वेरिएबल हैं, ये तीनों चीजें चेंज हो रही हैं जैसे जैसे हम पानी इसमें डाल रहे हैं, R भी बढ़ेगा, H भी बढ़ेगा, स्मॉल r, स्मॉल h और स्मॉल l, ये आपस में, ये जो तीनों चीजें हैं वो इंक्रीज होंगी जैसे जैसे हम इसमें पानी डालते जाएंगे। अब इसमें पूछा क्या गया, देखिए, when the depth, when the water is 6 सेंटीमीटर डीप, जब पानी जो हमारा है वो 6 सेंटीमीटर डीप होगा, यानी कि उसकी जो गहराई है 6 सेंटीमीटर तक भर चुका होगा, उस वक्त हमसे पूछा क्या गया है, रेट ऑफ चेंज ऑफ लेवल, जो वाटर का लेवल है वो किस रेट से इंक्रीज हो रहा है, मतलब डी एच बाई डी टी,
वाटर लेवल का मतलब उसकी हाइट से है, तो dh/dt हमसे पूछा गया है कि कितना होगा। वाटर सरफेस एरिया किस रेट से इंक्रीज हो रहा है ये पूछा गया है। वाटर सरफेस एरिया का क्या मतलब हुआ? वाटर सरफेस एरिया का मतलब ये जो पानी के ऊपर सरफेस होगा ये वाला। इसको चलिए किसी और कलर से दिखा देते हैं, मान लेता हूँ इसको मैंने इसे ग्रीन कलर से दिखा दिया। ये जो ग्रीन कलर का ऊपर सरफेस होगा इसका पानी का, इसको S मान लेते हैं। तो हमें ds/dt ये पता करने के लिए कहा है। और कब पता करने के लिए कहा है? जब ये पानी की जो हाइट है वो 6 सेंटीमीटर होगी, मतलब h = 6 पे हमें इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, और dh/dt भी फाइंड आउट करने के लिए बोला है हमें। dh/dt रेट ऑफ चेंज ऑफ जो वाटर लेवल है वो किस रेट से ऊपर बढ़ रहा है, और वो भी इसी टाइम पे h = 6 पे ही फाइंड आउट करना है। तीसरे नंबर पे हमें कहा गया है इसमें द वेटेड सरफेस एरिया। इसका क्या मतलब हुआ? देखिए, जो पानी है वो इस कोन की जो सरफेस है उसको टच कर रहा होगा, तो जितना एरिया में वो टच करेगा, यहाँ पे ये देखिए इस जगह पे ये टच करेगा, ये जो उसका कर्व्स पार्ट होगा वहां पर ये कोन को पानी टच करेगा। और जैसे जैसे ये ऊपर की तरफ बढ़ेगा तो ये जो अपने पास कर्व्ड सरफेस एरिया है, इस कर्व्ड सरफेस एरिया को चलिए किसी नाम से लिख लेते हैं, ए से लिख लेता हूं मैं। कर्व्ड सरफेस एरिया जो होगा उसको अगर मैं ए से लिखूं तो मुझे dA/dt जो भीगा हुआ पार्ट है, वेट है, पानी जहाँ पे टच कर रहा है, वो कर्व्ड सरफेस एरिया होगा। और dA/dt इसका भी रेट ऑफ चेंज मुझे पता करना है h = 6 पे। तो ये तीन काम हमें करने हैं यहाँ पे। ठीक है, इसको करने के लिए देखिए, अगर हम इनमें वन बाय वन जाए, पहले अगर मुझे फाइंड आउट करना है जैसे dh/dt, और वॉल्यूम मुझे गिवन है, वॉल्यूम का रेट मुझे गिवन है किस रेट से चेंज हो रहा है। तो सबसे पहले देखो वॉल्यूम में और हाइट में कोई रिलेशन है। वॉल्यूम और हाइट में रिलेशन देखें तो वॉल्यूम का फॉर्मूला होगा, ये जो पानी का वॉल्यूम है इसकी बात हो रही है, ये होगा हमारा π/3 r²h। यहाँ पर जो v है ये दो वेरिएबल के ऊपर डिपेंड कर रहा है, r और h। मगर ये r और h पिछले एग्जाम्पल की तरह एक दूसरे से इंडिपेंडेंट नहीं है, यहाँ पर ये आपस में कनेक्टेड है। जैसे अभी जो हमने प्रीवियस एग्जाम्पल किया था ये रेक्टेंगल वाला, इस रेक्टेंगल के अंदर भी हमारे पास पेरीमीटर x और y दोनों का फंक्शन था, एरिया भी x और y दोनों का फंक्शन था, मगर दोनों आपस में किसी भी रूल से कनेक्ट नहीं थे, वो इंडिपेंडेंटली इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे थे। मगर इस केस में ऐसा नहीं है। इस केस में देखिए ये जो एच, आर और एल है या स्लैंड हाइट जो भी है, ये तीनों चीजें आपस में कनेक्टेड है। वो किस तरह से कनेक्टेड है? देखिए, अगर मैं इस ट्रायंगल का नाम दूं, ये जो कॉर्नर है इसको मैं ओ लिख दूं, ये वाला पॉइंट ए लिख दूं, ये बी, ये सी, और ये चलो यहाँ पर जो पॉइंट होगा इसको मैं डी लिख रहा हूँ, ये पॉइंट है हमारा डी। अब देखिए ये जो दोनों ट्रायंगल्स हैं हमारी, कौन कौन सी? एक तो ट्रायंगल ओ ए बी, और एक ट्रायंगल है हमारी ओ बी सी। ये दोनों ट्रायंगल देखिए सिमिलर है। अगर ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर है तो इसका मतलब इनकी जो साइड्स है उनका रेशियो भी सेम होगा। तो देखिए ओ बी, ओ ए बी जो बड़े वाली ट्रायंगल है उसकी साइड अगर मैं ओ ए लेता हूँ तो छोटे वाले की ट्रायंगल की साइड ओ डी। इसकी अगर साइड में लेता हूँ बड़े वाले की ए बी तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग छोटे वाले की साइड होगी डी सी। इसी तरह से ओ सी अगर मैं लेता हूँ ओ बी सॉरी बड़े वाले ट्रायंगल की साइड, तो छोटे वाले ट्रायंगल की साइड होगी ओ सी। अगर इस लैंड हाइट को मैं कैपिटल एल से लिख दूँ, स्मॉल एल तो हमारे छोटे वाले जो पानी वाला कोन बना हुआ है उसका लैंड हाइट है, और कैपिटल एल जो हमारा कोन था उसका। तो ये यहाँ से आप एल को, कैपिटल एल को वैसे ढूंढना चाहो तो ढूंढ भी सकते हो, ये इस राइट एंगल ट्रायंगल से हमें मिल भी जाएगा, √h² + r², इस तरह से। तो इसको ढूंढने की जरूरत पड़ेगी तो हम आसानी से इसे ढूंढ भी सकते हैं, कोई इशू नहीं है। अगर फाइंड आउट करना चाहो तो यहाँ पे चलो लिख भी देता हूँ, तो ये 225 15 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर 25, तो ये आ जाएगा 250। ठीक है,
तो इसकी वैल्यू आप लिख सकते हैं 5√10। अब अगर यहाँ पे अगर मैं इसको रख दूं तो ये कैपिटल ए का मतलब हो जाएगा कैपिटल आर, ओ ए का मतलब हो जाएगा हमारा कैपिटल एच बाय स्मॉल एच। थोड़ी जगह कम है यहाँ पे, चलिए थोड़ा इधर करके लिख देता हूँ मैं। तो यहाँ से हमें मिल रहा है कैपिटल एच बाय स्मॉल एच इज इक्वल टू कैपिटल आर। अगर मैं इसकी वैल्यू भी रख ही देता हूँ यहाँ पे, इसकी वैल्यू थी 10 और यहाँ पे ए बी की वैल्यू थी 5 अपॉन स्मॉल आर इज इक्वल टू, इसकी वैल्यू अगर आप लेना चाहोगे तो यहाँ से लिख सकते हो 5√10 अपॉन एल। तो यहाँ से हम आर एच और एल को आपस में कनेक्ट कर सकते हैं। अगर आप इन दोनों को लेते हैं तो आर की जो वैल्यू है, देखिए आर की वैल्यू हमें मिल जाएगी h/2। आर स्मॉल आर जो है हमारा वह वो यहाँ से हमें मिल रहा है स्मॉल आर इज इक्वल टू h/2। तो ये आपस में कनेक्टेड है, ये ऐसा नहीं है कि ये एक दूसरे से जुड़े नहीं हो। तो इसीलिए यहाँ पे इस केस में जो हमारे पास जो सरफेस एरिया है, जो वॉल्यूम है, वो यहाँ पे आर और एच दो अलग अलग वेरिएबल्स का फंक्शन नहीं है, ये सिंगल वेरिएबल का ही ये ऊपर डिपेंड करेगा, आर के ऊपर या एच किसी भी एक में कन्वर्ट कर सकते हो। तो चलिए अगर हम इसको कन्वर्ट करना चाहें एच में, तो वॉल्यूम जो था हमारा वो अभी हमने लिखा, वॉल्यूम इज इक्वल टू था 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और हमने आर और एच में रिलेशन देखे, यहाँ से फाइंड आउट किया है हमारा जो आर आ रहा है वो आ रहा है h/2। आर की वैल्यू आप h/2 रख देंगे इसमें, तो ये सिंगल वेरिएबल के ऊपर डिपेंड करेगा। तो v इज इक्वल टू, यहाँ पर अगर आप r की वैल्यू h/2 रखेंगे तो मिल जाएगा पाई h³ अपॉन 12। अब यहाँ से देखिए अगर मैं डेरिवेटिव करूँ इसका dv/dt, तो ये आ जाएगा पाई h²/4 इंटू dh/dt। dv/dt की वैल्यू जो है वो हमें गिवन है 2, तो यहाँ से dh/dt की वैल्यू हम फाइंड आउट कर सकते हैं। इसकी वैल्यू 2 रखने पर ये 8/पाई h², ये हमें मिल जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर h की वैल्यू के लिए हमें कहा है फाइंड आउट करने के लिए, तो वो भी कोई समस्या नहीं है। h इज इक्वल टू 6 पे अगर हमें फाइंड आउट करना है तो देखिए dh/dt, हमें अगर h इज इक्वल टू 6 पे कहा है तो आप h की वैल्यू 6 रख सकते हैं, यहाँ पे 8/पाई और h² का मतलब 36। कुछ सिंप्लीफिकेशन करना है तो जितना हो सकता है कर सकते हैं, 4/9 पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड, ये आ जाएगा dv/dt, सॉरी dh/dt। नेक्स्ट पार्ट पे हमें क्या फाइंड आउट करने के लिए कहा था, देखिए ds/dt, s हमारे इस ऊपर वाले हिस्से का एरिया था, ये जो सरफेस था इसका पानी का, इसका एरिया s हमने लिखा था। तो हमें ds/dt फाइंड आउट करना है, तो पहले देखिए s पानी का जो सरफेस है उसका एरिया आ जाएगा पाई r²। यहाँ पर भी हमने देखिए इसको h में कन्वर्ट किया था, क्योंकि हमें लास्ट में h इज इक्वल टू 6 पे सभी वैल्यूज ढूंढने के लिए कहा है, तो मैं इसको भी h में ही कन्वर्ट कर लेता हूँ। तो इसकी r² की वैल्यू जो है हमारे पास वो दे रखी है हमें h/2, तो ये h²/4 हो जाएगा। और यहाँ से अगर इसका डिफरेंशिएशन करें तो ds/dt जो है हमारा वो आ जाएगा पाई h/2 dh/dt। अब देखिए हमने dh/dt फाइंड आउट कर लिया है, ये हमारा जर्नल वैल्यू था dh/dt का, और ये पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो भी अगर मैं इस पे वैल्यू जर्नल वाली रखूं तो ds/dt इज इक्वल टू पाई h/2 इंटू 8/पाई h², ये हमें मिल रहा है। जिसमें से देखिए पाई से पाई, h से एक h और एक 2 से इसको 8 को भी कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारा जो ds/dt है, ds/dt ये हमें मिल रहा है 4/h। और अगर हमें h की पर्टिकुलर किसी वैल्यू पर इसे ढूंढना है तो वो भी कोई समस्या नहीं है। अगर हम h इज इक्वल टू 6 पे इसकी वैल्यू ढूंढना चाहते हैं तो h को 6 रख दीजिए, तो 4/6 दैट इज 2/3 d, ये हमें सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड ये मिल जाएगा।
ये आ रहा है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया। एक लास्ट हमें और फाइंड आउट करने के लिए कहा था इसने, ये जो वेट सरफेस एरिया है, वेट सरफेस एरिया कौन सा है? जो सरफेस जिस पे पानी टच कर रहा है वो इसके जो कर्व पार्ट है उसको टच कर रहा है। तो यहाँ पर इस ए का जो मतलब है, जो वेट सरफेस एरिया है वो एरिया है हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया, दैट इज पाई आर एल। तो पाई आर एल ये हमें वेट सरफेस एरिया जो मिल रहा है इसका रेट ऑफ चेंज यानी डी ए बाई डी टी भी ढूंढना है। अब इसको भी हमें एच इज इक्वल टू 6 पे ही फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे आर और एल की टर्म में है ये। तो देखिए आर और एच में भी आपस में रिलेशन था, आर इज इक्वल टू एच बाई टू। यहाँ से एल और इसमें एच में भी हम रिलेशन ढूंढ सकते हैं इन दोनों को लेके। तो यहाँ से एल की वैल्यू हमारे पास, वो भी एच की टर्म में हम फाइंड आउट करेंगे तो देखिए कितनी आ रही है, इन दोनों को ले तो ये हमें मिल जाएगी एच अपॉन, यहाँ से अगर डिवाइड करोगे तो 5/√10 ये लिख सकते हैं। ठीक है, L इज इक्वल टू, सॉरी थोड़ा चेक कर ले, यहाँ पे 5√10/10 आएगा यहाँ पे। ठीक है, यही आएगा। थोड़ा और सिंप्लीफाई करना चाहे तो इसको 5 को भी √10 से कैंसिल कर सकते हैं, चलिए वो बाद में कर लेंगे। तो अब हमें क्या करना था, वेट सरफेस एरिया उसका रेट ऑफ चेंज फाइंड आउट करना है। वेट सरफेस एरिया था हमारा पाई आर एल, तो हम इसको भी एच में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो पाई आर की वैल्यू तो थी h/2 और एल की वैल्यू आ रही है हमारे पास 5 इंटू h/√10। तो कुछ सिंप्लीफाई तो बाद में कर लेंगे, चलो एज इट इज इसको रख लेता हूं मैं 5π/2√10। ठीक है, अब यहाँ से देखिए ये एच स्क्वायर हमें मिल गया और डेरिवेटिव करना है तो कोई खास बड़ा काम, मुश्किल काम बचा नहीं है। डी ए बाई डी टी हमें मिल जाएगा यहाँ पे 5π/√10 और साथ में एच डी एच बाई डी टी। तो इसमें भी देखिए 5π/√10 एच, और ये जो डी एच बाई डी टी है वो हम फाइंड आउट कर चुके हैं यहीं पर। 8/πh² मैं यूज कर लेता हूँ, 8/πh²। पाई से पाई कैंसल और एक एच से एच कैंसल करने के बाद ये हमें मिल जाएगा 40/√10h। और इसमें भी हमें फाइंड आउट करना है डी ए बाई डी टी को, कहाँ पे, h इज इक्वल टू 6 पे, 6 सेंटीमीटर पे। तो बस वैल्यू रख दीजिए, यहाँ पे आ जाएगा 40/6√10 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं हम वेट सरफेस एरिया का या किसी का भी रेट ऑफ चेंज, जो भी हमें दिया हुआ है, जिसका रेट ऑफ चेंज दिया है और जिसको फाइंड आउट करना है उनमें कनेक्शन बिठाओ और बस डिफरेंशिएट कीजिए। ये था हमारा टॉपिक, रेट ऑफ डेरिवेटिव एज ए रेट ऑफ मेजर। तो इसके एग्जांपल उम्मीद है आपको क्लियर हो गए होंगे, और अगर इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो मेंस में आपको इसमें मिलने की संभावना रहती है। क्वेश्चन और बोर्ड में तो हमेशा 3 मार्क्स में इसमें से मिल ही जाता है।